हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स आईएएस क्लब एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मित्रों। और कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को और रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे मित्रों। रक्षाबंधन की वजह से जो है 2 दिन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ था, इस वजह से जो है कंटिन्यू वीडियो हम लोग क्लास नहीं कर पाए। तो हम लोग जो है आगे हम लोग देखते हैं और जो करना है हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। मित्रों हम लोग जो है वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे और वैदिक सभ्यता में जो है हम लोग ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में हमें अध्ययन करना था मित्रों। लेकिन मित्रों मेरे समझ में एक चीज़ आई कि इन चीज़ों का अध्ययन करने से पहले आपको हमें एक स्ट्रेटजी या प्लान बताना चाहता हूं मैं कि जिससे आप लोग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का किसी भी कालखंड, प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी भी कालखंड का आप अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी कि समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, व्यापार के बारे में हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे। तो इसका एक मित्रों हम लोग एक फार्मूले के तहत इसका अध्ययन करेंगे और ये फार्मूला आपका संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में काम करेगा मित्रों। और वो हमारे सभी भाई बंधु जो हमारे जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल से पीसीएस या आईएएस का मेंस दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मित्रों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर देखिएगा और इसके ज़रूर जो है नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे जो है इतिहास के अध्ययन में ये जो है काम आएगा मित्रों। तो शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। हम लोग इसको करने के बाद में और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मित्रों हम लोग वहीं से वैदिक सभ्यता के आगे से हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर एक वैदिक काल का समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और वैसे फिर उत्तर वैदिक काल का फिर पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में परिवर्तन के तत्वों के बारे में हमें समझना है। कैसे हम समझने के लिए क्या हमारा होना चाहिए स्ट्रेटजी। एक होता है राजनीतिक परिवर्तन, दूसरा होता आर्थिक परिवर्तन, एक होगा हमारा क्या होगा, एक राजनीतिक परिवर्तन होगा मित्रों, दूसरा होगा हमारा आर्थिक परिवर्तन होगा, तीसरा सामाजिक परिवर्तन होगा और चौथा सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा या धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन होगा मित्रों। ठीक, तो किसी भी कालखंड को मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी भी कालखंड को समझने के लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं और इसको आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए। वरना फिर अव्यवस्थित रूप से आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो वो एक तथ्य बनकर रह जाएगा और आपको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी मित्रों। तो जैसे हम देखें, जैसे हमने पहले वीडियो में हमने पहले इसमें देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो परिवर्तन के तत्व हैं उन्हें हम 4 भागों में बांटकर देखेंगे। एक राजनीतिक परिवर्तन, दूसरा आर्थिक परिवर्तन, तीसरा सामाजिक परिवर्तन और चौथा सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन मित्रों। अब हम पहले परिवर्तन की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के तत्वों का जब हम अध्ययन करेंगे मित्रों तो हमें 3 चीज़ों का उसमें ध्यान देना होगा मित्रों। एक कि केंद्रीय प्रशासन उस समय का कैसा था, दूसरा प्रांतीय प्रशासन उस समय का कैसा था और तीसरा जो था स्थानीय प्रशासन उस समय का कैसा था मित्रों। ठीक, यानी केंद्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था थी, प्रांतीय स्तर पर क्या व्यवस्था थी और स्थानीय स्तर पर भी क्या व्यवस्था थी मित्रों। हम ये चीज़ आज के संदर्भ में भी अगर हम देखने की कोशिश करें मित्रों तो आज भी जो हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है वो कमोबेश जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की तरह ही है, मिलता जुलता है, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ में। अगर आज भी हम देखें तो केंद्रीय सरकार अस्तित्व में है, प्रांतीय सरकार भी अस्तित्व में है और स्थानीय सरकार भी अस्तित्व में पाई जाती है मित्रों। तो ये तीनों ढांचा जो है आज भी जो है दिखाई पड़ता है मित्रों। तो जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास में केंद्रीय प्रशासन का जब हम अध्ययन करेंगे मित्रों तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रशासन के केंद्र में कौन होता है, राजा होता है मित्रों। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन के केंद्र में कौन होता है मित्रों, केंद्र में प्रशासन में कौन सर्वोच्च होता है, प्रधानमंत्री होता है मित्रों। तो वैसे ही केंद्रीय प्रशासन की जब हम बात करेंगे मित्रों तो उसमें हम इन जो है 4 बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे मित्रों। कौन कौन सा, कि राजा की स्थिति कैसी है मित्रों। ठीक है, मतलब राजा वंशानुगत रूप से चयनित होता है, मतलब किसी एक वंश का व्यक्ति ही कर्मिक रूप से राजा के पद को सुशोभित करता है। सैन्य तंत्र है कि वहाँ पर जो है सैन्य तंत्र है कि मतलब सेना के माध्यम से वो शासन करता है, या वहाँ पर तानाशाही है मित्रों कि वह तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, मतलब एक ही व्यक्ति जो है सारी शक्तियों को अधिग्रहण करके बैठा हुआ है। इस तरीके के हम देखेंगे। या हम देखेंगे वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक
गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वहाँ पर, ये हम देखेंगे मित्रों। ठीक है, तो हम जैसे कि देखते हैं कि जैसे हम वैदिक काल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वंशानुगत नौकरशाही जो है नहीं रहेगी। ठीक है, शुरुआत अभी मतलब शुरुआत अभी आरंभिक अवस्था में यहाँ पर रहता है वैदिक काल में। फिर अगर हम आगे देखेंगे मौर्य काल में आते आते ये चीज़ें क्या हो जाएगी, एक राजा हो जाएगा, एक राज्य में ही सर्वोच्च शक्तियाँ जो है केंद्रित हो जाएंगी। और फिर वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर वंशानुगत शासक को हम देखेंगे और मौर्य शासकों की पूरी वंशावली के बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे मित्रों। अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था दोनों देखने को मिलेगी मित्रों। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर ये राजा की स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले। फिर हम देखेंगे मित्रों मंत्रिपरिषद के बारे में हम देखेंगे। मंत्रिपरिषद के बारे में जब अध्ययन करेंगे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता था मित्रों, राजा मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता था या स्वैच्छिक रूप से डिसीजन लेता था मित्रों। ये मंत्रिपरिषद वंशानुगत होता था मित्रों या इनकी नियुक्ति प्रत्येक वर्ष होती थी मित्रों। इनके पास कौन कौन से कार्य होते थे मित्रों, ये हम मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करते समय देखेंगे मित्रों। उसके बाद फिर तीसरा हम देखेंगे राजा की स्थिति हो गई, मंत्रिपरिषद हो गया, और उसके बाद में हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे जो शायद मुझसे छूट गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक कॉलम बना लीजिएगा कि नौकरशाही। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे नौकरशाही की स्थिति क्या है मित्रों। मतलब नौकरशाही जो है राजा किसके द्वारा नियुक्त होता था, नौकरशाही राजा के द्वारा नियुक्त होता था या नहीं होता था, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी, कौन कौन से वो कार्य करता था मित्रों। ठीक है, तो ये हम नौकरशाही के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मित्रों भू राजस्व व्यवस्था। उस काल की भू राजस्व व्यवस्था जो है कैसी थी मित्रों। ठीक है, कैसी भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब लोक कल्याणकारी भू राजस्व व्यवस्था थी या शोषणात्मक थी। राज्य जो है जनता के कल्याण के लिए कैसे खर्च करता था मित्रों, कल्याणकारी राज्य था या शोषणात्मक तंत्र था। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। राजस्व कितना लिया जाता था, जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो राजस्व होता था वह 1/16 के आसपास होता था मित्रों। और उसके बाद जब मौर्य काल में आते आते ये राजस्व जो था वह 1/4 व 1/6 के बीच में लिया जाने लगा था मित्रों। ठीक, तो और इस कौन कौन से राजस्व अधिकारी होते थे, ये हम भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। उसके बाद जो है फिर हम अगला इसमें जो टॉपिक अध्ययन करेंगे, मतलब राजा की स्थिति, मंत्रिपरिषद, नौकरशाही, भू राजस्व व्यवस्था। फिर सैन्य व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों कि सैन्य व्यवस्था कैसी थी, राजा के द्वारा नियमित रूप से सैनिक रखे जाते थे या नहीं रखे जाते थे, या वो अपने प्रांतीय क्षत्रप के माध्यम से जो है शासन करते थे मित्रों। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जो हम ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर कोई परमानेंट सैन्य व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। क्या करता था, राजा विभिन्न कबीलों के माध्यम से जो है, जो छोटे छोटे कबीले थे उनके माध्यम से सैन्य सेवाएं जो है लेता था जरूरत पड़ने पर। मौर्य काल में हम देखते हैं कि रेगुलर वहाँ पर सैन्य व्यवस्था देखते हैं, एक केंद्रीकृत नौकरशाही देखते हैं। ठीक है, और मौर्योत्तर काल में हम क्या देखते हैं, इसमें विकेंद्रीकरण के तत्वों को देखते हैं मित्रों। ठीक, तो ऐसा हम सैन्य व्यवस्था का इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो हम देखेंगे कि न्याय की क्या क्या व्यवस्था थी, केंद्र में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था मित्रों। उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती थी, फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग होती थी या एक में होती थी मित्रों, उनका नाम क्या होता था, ये हम लोग न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मित्रों। फिर उसके बाद ये जब केंद्रीय प्रशासन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे मित्रों। इस प्रांतीय प्रशासन में हम देखेंगे कि कौन कौन से अधिकारी थे। ठीक, प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। ठीक है, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल में क्या होता था, उन्हें कुमारामात्य कहा जाता था। ठीक, वो ज़्यादातर क्या होते थे, वो राजवंश से संबंधित लोग ही होते थे। उसके बाद उनका नाम क्या था, प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी कौन कौन से थे और उनके क्या क्या कार्य थे, कौन कौन से कार्य को वो संपादित करते थे मित्रों। और कोई अगर यहाँ पर नया पद बनाया गया होगा तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब स्थानीय प्रशासन आएगा मित्रों, तब हम देखेंगे कि स्थानीय प्रशासन क्या होता था और उसके क्या क्या जो है कार्य होते थे मित्रों, और उनके अधिकारी का नाम, कौन कौन से अधिकारी होते थे, हम उनके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे मित्रों। तो कुल मिलाकर जब हम केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन
केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का जब अध्ययन कर लेंगे तो ये कुल मिलाकर हमारा एक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन पूर्ण हो जाएगा मित्रों। उसके बाद जब हम आएंगे राजनीति के बाद जब आर्थिक क्षेत्र में आएंगे, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन हो गया, फिर आर्थिक क्षेत्र का जब अध्ययन करेंगे तब उसमें हम देखेंगे ये इन बिंदुओं को हम देखेंगे, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, शिल्प के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में, मुद्रा के बारे में और फिर नगरीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। तो कृषि के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि कृषि की कौन कौन सी फसलों का प्रचलन था मित्रों, कृषि के कौन कौन से उपकरण थे मित्रों और कहाँ से क्या क्या जो है पाए गए हैं मित्रों। तो हम इनका अध्ययन जो है कृषि के अंतर्गत हम करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं, अध्ययन किए थे कि कृषि के ये फसलें यहाँ से पाई गई हैं, ये कृषि के उपकरण, मिट्टी के बने हुए हल यहाँ से पाए गए हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग कृषि के अंतर्गत करेंगे। फिर कृषि के साथ साथ फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, पशुपालन का अध्ययन हम करना शुरू करेंगे मित्रों। जैसे हम बात करें तो हम लोग जब प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जब नवपाषाण काल में हम लोग पढ़ रहे थे कि मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है मित्रों, ठीक है। उसके बाद में कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ मिला है, तो कृषि की तरफ जो इशारा करता है। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब पशुपालन आएगा तो पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि कृषि के साथ साथ में जो पशुपालन होता था वो कृषि का सहभागी था या नहीं था, कौन कौन से पशुओं का जो है पालन जो है किया जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखते हैं, बैल का मतलब सांड का हम इसमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। बैलगाड़ी का जो है साक्ष्य जो है हमें मिलने लगता है, ठीक है। तो इससे सब क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं पशुपालन होता है। बकरी का उल्लेख यहाँ पर मिलता है हड़प्पा सभ्यता में मित्रों। और उसके पहले नवपाषाण काल में भी हम क्या देखते हैं, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिलता है मित्रों, मतलब पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे बैलगाड़ी मिलने लगी थी। दाइमाबाद में जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता का स्थल दाइमाबाद है पाषाण काल का, वहाँ से हमें 4 खिलौने मिले हैं जिस पर एक क्या है, इक्का गाड़ी मिली है मित्रों। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि हाँ पशुपालन होता था, उनका जो है मानव अपने हितों के लिए उनका उपयोग करना सीख गया था मित्रों। उसके बाद जो है मित्रों हम लोग शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। शिल्प के बारे में कि कौन कौन से शिल्प का प्रचलन था हमारा। जैसे लौहकार, ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि लौहकर्म से जुड़े हुए काम को कौन करता था, लोहार लोग करते थे। रथकार विभिन्न प्रकार के पहियों का आविष्कार करते थे, ठीक। कपड़ा बुनने वाले शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो शिल्प कला कौन कौन सी थी और उनका जो है व्यापार वाणिज्य में क्या क्या रोल था, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे शिल्प के अंतर्गत मित्रों। फिर जब व्यापार वाणिज्य आएगा तो व्यापार वाणिज्य में हम किसका अध्ययन करेंगे कि व्यापार की स्थिति क्या थी मित्रों, आंतरिक व्यापार था या बाह्य व्यापार था या दोनों व्यापार होते थे। आयात निर्यात की वस्तुएं जो है कौन कौन सी होती थी मित्रों, और हम लोग किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात जो है करते थे मित्रों। कौन कौन से हमारे बंदरगाह होते थे, बंदरगाह कौन कौन से होते थे मित्रों। और अगर कोई राजकीय पथ वगैरह उस समय बना था, जैसे कि मौर्य काल में जो है उत्तरापथ और दक्षिणापथ का विकास हुआ था, उसके बारे में हम अध्ययन व्यापार वाणिज्य के तहत करेंगे मित्रों। और उसके बाद कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, दक्षिणी तट पर पूर्वी तट पर कौन था और पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे मित्रों। और ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। और साथ ही साथ जब हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे पीसीएस मेंस के लिए या आईएएस मेंस के लिए, तो वहाँ पर भी हम इसका ये जो डायग्राम हमारा बहुत काम आएगा मित्रों, हमें मेंस का आंसर लिखते समय। उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। 5वां हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि मुद्रा जो है ये वस्तु विनिमय के रूप में मुद्रा का प्रयोग होता था या मौद्रिक प्रणाली जो है विकसित थी मित्रों। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं बार्टर सिस्टम काम करता था। वहाँ पर जो है गाय जो विनिमय का जो है माध्यम हुआ करती थी। और उसके बाद जो होता था विभिन्न वस्तुओं की अदला बदली कर हम लोग अपना कार्यों का संपादन जो है करते थे मित्रों। लेकिन यही हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में जब हम देखते हैं, जब पंचमार्क सिक्के आते हैं, और उसके बाद मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं जब विभिन्न प्रकार के सिक्कों का जब प्रचलन होते हुए देखते हैं। जैसे इंडो ग्रीक शासक था जो कुजुल कटफिशस था, उसने सबसे पहले क्या कराया था, सबसे पहले जो है बिम कटफिशस था, उसने सबसे पहले के सोने के सिक्के चलाए थे। फिर उसके बाद जब सातवाहन वगैरह इन्होंने शीशे के, पोटीन के, चांदी के ये सब सिक्के चलाए थे मित्रों। मौर्य काल में सबसे अधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ था। तो
इन सब चीज़ों के अध्ययन हम सिक्कों के अंतर्गत जो है करेंगे मित्रों। और सिक्कों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि उस समय का जो राजवंश था वो कितना शक्तिशाली था या कितना कमज़ोर था। जहाँ पर मित्रों जिस राजवंश में मुद्रा जितनी ज़्यादा और जितनी मात्रा में पाई जाती है वो एक विकसित व्यापार वाणिज्य की तरफ इशारा करता है मित्रों। इससे ये पता चलता है कि वहाँ का व्यापार वाणिज्य बहुत विकसित था और राजवंश बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली था, जैसे मौर्य राजवंश था मित्रों। ठीक है, और मौर्य राजवंश में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। उसके बाद बात करेंगे गुप्त काल में, तो सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे मित्रों। तो इस प्रकार तो हम देखते हैं कि मुद्रा का अध्ययन करने से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के आर्थिक स्रोतों का एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त होगी मित्रों। उसके बाद जब हम आएंगे छठे पॉइंट पर, तो हम देखेंगे नगरीकरण के बारे में देखेंगे मित्रों। यहाँ पर हम नगरीकरण में देखेंगे कि शहरों का उदय हुआ था कि नहीं हुआ था। जब ये सारी व्यवस्थाएं आई तो उसे शहरीकरण को कितना प्रमोशन मिला, शहरों का उदय हुआ तो शहरों का जो है स्वरूप कैसे था। ठीक है, और व्यापारिक समूह शहर में जो थे, विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक समूह थे, उनका क्या रोल होता था व्यापार वाणिज्य में मित्रों। तो इस प्रकार से हम जब कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा, नगरीकरण ये हम जब 6 बिंदुओं का जब हम अध्ययन कर लेंगे मित्रों, तो हमारा जो आर्थिक ढांचा जो है कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सामाजिक क्षेत्र के बारे में। तो सामाजिक क्षेत्र के बारे में मित्रों, वैसे तो समाज में सारी गतिविधियां इंक्लूड होती हैं मित्रों, लेकिन जब हम सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, वर्ण और जाति के बारे में, महिलाओं के बारे में, शूद्रों के बारे में, अछूतों के बारे में और दास व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो हम क्या क्या देखेंगे इसमें, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में, महिला के बारे में, शूद्र के बारे में, अछूत, दास और अंत्येष्टि का संस्कार, इतनी चीज़ों का अध्ययन हम सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे मित्रों। जैसे वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम जैसे देखते हैं कि हमें हड़प्पा प्रागैतिहासिक काल के पहले की बात करें तो हमें कोई वर्ण विभाजन का साक्ष्य जो है नहीं मिलता है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि वैदिक काल में, हम ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में हम देखते हैं जब एक महापुरुष से जो है 4 जातियों के उल्लेख जो है मिलते हुए हम पाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है हम देखते हैं कि एक महापुरुष से 4 जातियों का वर्णन हम पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहीं से जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जो है शुरुआत जो है मानी जाती है मित्रों। उसके बाद में हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं की दशा प्राचीन भारतीय इतिहास में कैसी थी मित्रों। तो हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी मित्रों। वहाँ पर उन्हें क्या होता था, वो युद्ध में पुरुषों के साथ में लड़ने के लिए जाती थी, यज्ञों का संपादन करती थी, विभिन्न प्रकार के वेदों की रचनाओं में जैसे लोपा, अपाला, मुद्रा, घोषा, विश्वारा, ये सब विदुषी महिलाएं थी जो ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों की रचनाओं से संबंधित थी मित्रों। उसके बाद क्या होता था, उस समय जो है महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जो है और कई विभिन्न प्रकार के अधिकार जो है मिले हुए थे मित्रों। वह पुनर्विवाह कर सकती थी मित्रों उस समय। ठीक है, अपने देवर के साथ में अगर पुत्र ना हो तो उसके साथ में जो है यौन संबंध बना सकती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से महिलाओं को जो बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में उनका हम ऋग्वैदिक काल के बाद से हम लगातार जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति में जो है हम पतन होते हुए देखेंगे मित्रों। ठीक है, तो हम महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद शूद्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते थे, क्या क्या इनसे कार्य कराया जाता था और कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि मौर्य काल तक उत्तर वैदिक काल में तो आ ही गया था, 2वें मंडल में लास्ट में आए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं और महाजनपद काल के आसपास जो है इनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय थी मित्रों। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इन्हें जो है कृषि कर्म करने का अधिकार मिलता है महाजनपद काल में। ठीक है, जब बौद्ध और जैन धर्म का जब उद्भव होता है तो उनके धार्मिक उस नास्तिक आंदोलन के कारण जो है मित्रों इनको कुछ अधिकार जो है मिलने लगते हैं। बाद में इन्हें कृषि कर्म करने का अधिकार मिल जाता है और गुप्त काल तक आते आते इनकी स्थिति में काफ़ी हद तक जो है सुधार हो जाता है मित्रों। फिर उसके बाद अछूतों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि इनके समाज में इनकी जो है क्या स्थिति थी मित्रों। इन्हें देखा जाता है कि समाज में अछूतों की स्थिति जो है बहुत दयनीय हुआ करती थी। इन्हें नगरों के बाहर जो है निवास करना पड़ता था मित्रों, और नगर में प्रवेश करते समय इन्हें क्या होता था, इन्हें वो एक फंटी बजाते हुए जो है प्रवेश करना पड़ता था मित्रों। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में जो है अनेक प्रकार के इस तरीके के उल्लेख मिलते हैं मित्रों, जहाँ पर अछूतों के साथ में कई प्रकार के अमानवीय व्यवहार किए जाते थे।
और ये अछूतों की स्थिति दयनीय मित्रों, ये पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में दयनीय स्थिति ही इनकी बनी रही थी। और लास्ट में फिर जाकर जो है वैदिक काल, क्या कहते हैं, मध्यकाल से थोड़ी थोड़ी स्थिति इनकी, जब धार्मिक आंदोलन वगैरह चले हैं मध्यकाल के, तब थोड़ी बहुत स्थिति में इनके जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। उसके बाद मित्रों हम जब दास व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दास व्यवस्था जो है कैसी थी। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो है ऋग वैदिक काल में दास का बहुत ही उल्लेख मिला है, बहुत सीमित रूप में मिला है, लेकिन उत्तर वैदिक काल से हमें दासों का उल्लेख जो है मिलने लगता है मित्रों। और मेगास्थनीज ने जो है मौर्य काल में देखते हैं हम दासों की एक बड़ी संख्या हम देखते हैं। और फिर उसके बाद में ये दास व्यवस्था जो है रेगुलर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में इनकी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इनका अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं जो अंत्येष्टि संस्कार जो लास्ट है, तो हम देखेंगे अंत्येष्टि संस्कार जो है कैसा था मित्रों। दाह संस्कार था कि आंशिक समाधान का प्रयोग किया जाता था कि पूर्ण समाधान का जो है प्रयोग किया जाता था मित्रों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल हैं जहाँ तीनों प्रकार के जो है संस्कार, इस तीनों प्रकार के ये अंत्येष्टि के संस्कार का उल्लेख मिलता है मित्रों। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता का जब डिस्कशन कर रहे थे मित्रों, तो आपको हमने अंत्येष्टि संस्कार के विभिन्न टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको समझाया था मित्रों। उसके बाद जो है जो लास्ट आएगा ये सांस्कृतिक क्षेत्र। जब सांस्कृतिक क्षेत्र का मित्रों हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे धर्म और दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि उस समय कौन कौन से धर्म जो है प्रचलन में थे। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म था, नास्तिक धर्म था या नास्तिक धर्म था, हिंदू धर्म, नास्तिक धर्म, आस्तिक धर्म। और हम देखते हैं महाजनपद काल में जो है विभिन्न प्रकार के अन्य धर्मों का उदय होते हुए हम देखेंगे मित्रों। उसके बाद दर्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य में हमारा जो वेदों में जो उपनिषद है हमारा, वो पूरे दर्शन से ही संबंधित है मित्रों। वो दर्शन का आधार स्तंभ, प्राचीन भारतीय इतिहास के दर्शन का आधार स्तंभ जो है माना जाता है मित्रों। उसके बाद हम देखेंगे भाषा और साहित्य के बारे में हम देखेंगे, तो कौन कौन सी भाषाओं का उस समय प्रचलन था और उनसे संबंधित साहित्य क्या थे। जैसे हम वैदिक काल तक हम वैदिक काल में जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या आएंगे, हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जिसमें वेद आएगा, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, श्रुति साहित्य आ जाएगा, और स्मृति साहित्य में पुराण, स्मृतियाँ और महाकाव्य आ जाएंगे मित्रों। तो श्रुति और स्मृति साहित्य के माध्यम से हम क्या देखेंगे, हम साहित्य का देखते हैं जो हिंदू साहित्य आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नास्तिक साहित्य। नास्तिक साहित्य में बौद्ध टेक्स्ट आएगा और जैन टेक्स्ट आएंगे मित्रों। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जो है इस प्रकार से हम भाषा साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब इसमें हम एक तीसरा पॉइंट जो है कला के बारे में अध्ययन करेंगे, तो कला में क्या करेंगे, स्थापत्य कला के बारे में, यानी उस समय जो भवन निर्माण होता था उनका जो है स्वरूप क्या था, कौन सी शैली में वो बनते थे और उन पर किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था उनके निर्माण में। मूर्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। मूर्ति कला, जैसे कि हम उत्तर काल में देखते हैं मित्रों, गांधार कला, मथुरा कला, सारनाथ कला, अमरावती कला, तो इन सब कलाओं का विकास होते हुए देखेंगे मित्रों। और उनमें जो है किन किन टेक्निक्स का प्रयोग किया गया है उन सब का अध्ययन करेंगे। चित्रकला का भी इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे मित्रों। और उसके बाद जो है चैत्य और स्तूप, जो कि ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आर्किटेक्चर होते हैं, चैत्य और स्तूप, हम इनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार मित्रों हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने का ये हमारा समग्र रूप से दृष्टिकोण होगा। और इन बिंदुओं के तहत हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो इस प्रकार से मेरे समझ से मुझे लगा कि ये आपको एक लेक्चर इस पर लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल से जब हम लोग ऋग वैदिक काल का समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का, तो आप इन पॉइंट को जब अपने ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है आपका पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मित्रों इसी के साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और कल हम लोग मिलते हैं ऋग वेद काल के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।